हाय दोस्तों। मार्केट में देखेंगे तो काफ़ी वैलेटिलिटी दोस्तों नज़र आ रही है। काफ़ी मार्केट में प्रेशर दिख रहा है और मार्केट काफ़ी टॉप से हैवी करेक्शन भी दिखा चुका है। और ऐसे में दोस्तों एक सेक्टर ऐसा है जो टॉप से काफ़ी करेक्शन पहले भी दिखा चुका था। पहले से ही दोस्तों इस सेक्टर में काफ़ी करेक्शन हो चुका था। अभी दोस्तों मार्केट में गिरावट होने की वजह से ये सेक्टर और भी धरातल पर जाता हुआ नज़र आया है। और दोस्तों ये सेक्टर केमिकल सेक्टर है। और दोस्तों केमिकल सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर माना जाता है। और इस सेक्टर की दोस्तों आज दो ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो दोस्तों दोनों कंपनी काफ़ी छोटी हैं और छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें देखेंगे तो एफआईज और डीआईज की तरफ से दोस्तों दोनों कंपनियों में बाइंग होती हुई नजर आई है। और ये दोनों कंपनियां कौन सी कंपनियां हैं उनका दोस्तों देखेंगे और जानेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों ये दोनों कंपनी छोटी हैं तो रिस्क बहुत बड़ा है, ये चीज़ आपको समझना होगा। रिस्क काफ़ी हाई है। और दोस्तों पहली कंपनी को देखेंगे, यहाँ पर प्रमोटर के पास 55% के आसपास का शेयर है। एफआईज और डीआईज ने काफ़ी अच्छा खासा होल्डिंग बना कर रखा है। और पब्लिक के पास आप देखते हो तो 32% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है। वहीं पर मार्केट कैप 1437 करोड़ का है, यानी कि मार्केट कैप इतना छोटा होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो वैलिडिटी दोस्तों देखने को मिल सकती है। और ये कंपनी देखेंगे तो अभी 275 पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और 52 वीक का हाई देखोगे तो 350 का है और लो 273 का है, यानी कि दोस्तों ये अपने निचले स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसका पी देखेंगे तो 27 का पी होना एक रीजनेबल पी नजर आता है। और इस कंपनी का आरओई और आरओसी देखेंगे तो ये भी काफी शानदार ही नजर आ रहा है, ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। और दोस्तों फेस वैल्यू कंपनी का 2 का है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसका अगर सेल्स पर नजर दौड़ाएंगे तो सेल्स लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ इस कंपनी में नजर आएगा। वहीं पर ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम भी काफी अच्छा खासा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों कोई भी कंपनी होती है, अगर 15% से ज्यादा का उस कंपनी का ओपीएम निकल कर आता है तो ये एक अच्छा ओपीएम जरूर माना जाता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ होता हुआ इस कंपनी में दिख रहा है। और रिजर्व की बात करेंगे तो 275 करोड़ का रिजर्व है। उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो 225 करोड़ का कर्जा भी है, यानी कि इसके देखेंगे तो रिजर्व के मुकाबले में तो कर्जा कम है, लेकिन इतना कम है कि दोस्तों रिस्क भी है। बिकॉज दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप छोटा है और रिजर्व के आसपास अगर इसका कर्जा है तो ये एक रिस्क फैक्टर जरूर बन जाता है। वहीं पर दोस्तों ये जो कंपनी है ये कारोबार क्या करती है तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज दोस्तों इनका बिजनेस का मॉडल जो है थोड़ा यूनिक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और इनका बिजनेस देखेंगे एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा केमिकल्स और वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स, तो ये सारे सेक्टर में दोस्तों इनका कारोबार होता हुआ नजर आता है। वहीं पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो दोस्तों इनका मिंट और मिंट डेरिवेटिव्स में देखेंगे बिजनेस होता हुआ नजर आता है। क्लॉ एंड क्लॉ डेरिवेटिव्स में इनका बिजनेस होता हुआ नजर आता है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे फिनोल चेन, इसमें भी इनका कारोबार होता हुआ नजर आता है। अदर सिंथेटिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसमें भी दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और ये जो मतलब कंपनी काम करती हुई नजर आती है, ये मोस्टली दोस्तों खुशबू वाले जो केमिकल्स होते हैं उनमें दोस्तों इनका कारोबार होता हुआ नजर आता है। अगर इनका बिजनेस का देखेंगे कि इनका जो बिजनेस हो रहा है वो कैपेसिटी का कितना यूटिलाइजेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप देखेंगे इनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कहाँ पे, बदायूं पे है, जो कि यूपी में पड़ता हुआ नजर आता है। और इसमें देखेंगे तो मिंट का जो इनका कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन 79.5% करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर क्लॉक के देखेंगे तो 60% का कैपेसिटी इनका यूटिलाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। फिनोल का देखेंगे तो 38% का यूटिलाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अदर्स का देखेंगे तो 63% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो कंपनी है ये अपना जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको अभी तक पूरा करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर ये अपना जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको 80-90% तक करती है तो भी काफ़ी बड़ा फायदा ज़रूर मिल सकता है। वहीं पर इनका जो सिलवासा प्लांट है वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी बहुत ही कम है। वहीं पर आप देखेंगे दहेज वाला जो इनका प्लांट है वहाँ पर भी दोस्तों इनका कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइजेशन अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। और दोस्तों जियोग्राफिकल रेवेन्यू इनका देखेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू निकल कर आता है, तो आप देखेंगे तो इंडिया से 47% के आसपास का रेवेन्यू निकल कर आता है। और इंडिया में भी देखेंगे
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू निकल कर आता है, गोवा से 6%, महाराष्ट्र से 5%, असम से 5%, अदर स्टेट से देखेंगे तो 12% के आसपास का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। और टोटल देखेंगे तो दोस्तों टोटल इंडिया से ये कंपनी 47% का रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर एक्सपोर्ट मार्केट से देखेंगे तो 52% का रेवेन्यू निकल कर इनका आता है। और वहां पर भी देखेंगे एक्सपोर्ट में तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो निकल कर आता है वो यूएसए से आता है। बाकी ब्राज़ील, चाइना, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी ये अच्छा खासा बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं, और मोस्टली इनका बिजनेस यूएस में होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों प्रोडक्ट वाइज देखेंगे देखेंगे किस प्रोडक्ट से कितना बिजनेस इनका होता है। तो मिंट एंड मिंट जो डेरिवेटिव्स होते हैं वहां से 69% का रेवेन्यू निकल कर इनका आता है। क्लॉ से देखेंगे तो 19% का रेवेन्यू आता है। फेनोल से 13% का। अदर से देखेंगे तो यहाँ से सात मतलब 7.5% का रेवेन्यू निकल कर आता है। अदर से देखेंगे तो 1.5% का रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। क्लाइंट को देखेंगे तो दोस्तों डाबर जैसा, पतंजलि जैसा, कोलगेट जैसा जो क्लाइंट है वो दिग्गज दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट है। वो छोटी कंपनी है लेकिन ये इनका जो क्लाइंट है वो काफ़ी ह्यूज है। और कंपनी दोस्तों अभी अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड भी करती हुई नजर आ रही है। और ये कंपनी अभी तक अपना जो इनका कैपेसिटी है उसको भी पूरा यूज़ नहीं कर रही है, और कंपनी एक्सपेंशन भी करती हुई नजर आ रही है। नहीं, फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनी अगर अपना फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करती है और अपना एक्सपेंशन कंप्लीट करती है तो बड़ा फायदा इनके निवेशकों को मिल सकता है। और प्रोस की बात करेंगे दोस्तों, ये जो सेक्टर में कंपनी काम करती है इसमें दोस्तों ये कंपनी लीडिंग पोजीशन हासिल करती हुई नजर आती है। वहीं पर इनको देखेंगे इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। 70+ प्रोडक्ट, मतलब इनका जो है उसमें अक्रॉस प्रोडक्ट 70+ है। तो यानी कि काफ़ी मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नजर आता है। वहीं पर इनका ये भी एक बड़ा प्रोस बन जाता है, इनके जो क्लाइंट है ये काफ़ी दिग्गज, जैसे कोलगेट, डाबर, पतंजलि, तो ये बड़े बड़े दिग्गज इनके क्लाइंट हैं। इनका जो फाइनेंशियल रहा है दोस्तों उसमें जो ग्रोथ रहा है ये काफ़ी स्टडी रहा है। और एक्सपेंशन ये दहेज में करते हुए नजर आ रहा है जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इसका भी फायदा इस कंपनी को फ्यूचर में ज़रूर मिल सकता है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो दोस्तों इनका जो टॉप 10 क्लाइंट है यहाँ से काफ़ी बड़ा रेवेन्यू निकालते हुए नजर आता है। यानी इनके पास से अगर जो इनके टॉप 10 क्लाइंट है इसमें से एक दो क्लाइंट भी जाते हैं तो इनको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों और ये भी इनका एक कॉन्स के फैक्टर ज़रूर बन जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसमें भी दोस्तों काफ़ी अप डाउन देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डिपेंडेंसी सप्लायर के ऊपर रहते हैं ये, तो वहाँ पर अगर सप्लायर से कुछ इनको प्रॉब्लम होता है तो इस कंपनी पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव देखने को पड़ सकता है। वहीं पर वर्किंग कैपिटल हैवी मतलब इनका जो बिजनेस है इसमें वर्किंग कैपिटल हैवी बिजनेस है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ये भी कौन का फैक्टर ज़रूर बन जाता है। वहीं पर दोस्तों जो इनका बदायूं का यूनिट है, यानी बदायूं में जो इनका काम होता हुआ नज़र आता है वहाँ पर दोस्तों कुछ लीगल इशू चल रहा है। और ये केस अभी हाई कोर्ट में था और अभी हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीज़ कोई मतलब इस कोर्ट ही बता सकती है, कोर्ट ही जज कर सकती है। तो ये चीज़ इस कंपनी के लिए नेगेटिव फैक्टर ज़रूर बन जाता है। वहीं पर ये जो सेक्टर है ये काफ़ी दोस्तों कम्पिटेटिव सेक्टर है। वहीं पर आप देखेंगे जो रॉ मटेरियल है ये भी जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से फ्यूचर में अप डाउन हो सकता है, जिसका भी प्रभाव इस कंपनी पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों जेम एरोमेटिक्स कंपनी का नाम है, जो कि खुशबू का कारोबार करती हुई नजर आती है। इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, दमदार कंपनी नजर आती है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखेंगे तो ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। प्रमोटर के पास 74% के आसपास का शेयर है। वहीं पर एफआईज को देखेंगे तो एफआईज ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, डीआईज ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 6% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास नजर आता है। मार्केट कैप कंपनी का 10,000 करोड़ के आसपास का है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 1,000 के आसपास निकल कर आता है, 1,071 के आसपास निकल कर आता है। करंट प्राइस 740 का है और 52 वीक लो देखेंगे तो 725 का है। यानी कि ये कंपनी अपने 52 वीक के लो के आसपास काम करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों कंपनी का पी देखेंगे तो 57 के आसपास का कंपनी का पी नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी टॉप से काफी हैवी करेक्शन दिखा चुकी है, उसके बावजूद भी इसका पी देखेंगे तो काफी प्रीमियम पी ही नजर आ रहा है। तो ये भी एक आपको देखना चाहिए, एक भी समझना चाहिए। और कंपनी बिकॉज दोस्तों काफी स्ट्रांग नजर आती है, तो जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े निवेशक है, उसको दोस्तों इस कंपनी को काफी प्रीमियम पी देकर रखे हुए हैं। अगर फ्यूचर में ये डिलीवर नहीं करती है तो ये पी करेक्ट भी हो सकता है। ये चीज़ आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको जानना होगा। वहीं पर कंपनी का आरओई आरओसी देखेंगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि फ्यूचर में ये कंपनी
अपने फेस को स्प्लिट भी कर सकती है। रेवेन्यू देखेंगे तो काफ़ी शानदार रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ नज़र आएगा। वहीं पर दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस कंपनी को बनाता है। कोई भी कंपनी रहती है दोस्तों, उसके प्रोडक्ट में कितना दम है वो ओपीएम से मालूम पड़ता है। ओपीएम से आप उसको थोड़ा बहुत जज जरूर कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का काफ़ी मजबूत ओपीएम नज़र आता है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। लगातार दोस्तों इस कंपनी का ईयर बाय ईयर ग्रोथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। और रिजर्व की बात करेंगे तो 2093 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। कर्जा देखेंगे तो 137 करोड़ के आसपास का कर्जा है। यानी कि दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व काफी शानदार है। कोई भी कंपनी छोटी है उसके पास रिजर्व काफी शानदार है, कर्जा ना के बराबर हो उसके मुकाबले में, तो ये एक छोटी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात जरूर बन जाती है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसमें देखेंगे तो ये बिजनेस जो होता हुआ नजर आता है दोस्तों इंडिया में, वो यही कंपनी बना कर देती है। और ये इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है और काफी बड़ी लेवल पर दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और बिजनेस सेगमेंट देखेंगे इनका तो देखेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो कारोबार करते हुए नजर आते हैं, वहां पर से दोस्तों 59% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई नजर आती है। वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो 26% का रेवेन्यू यहाँ से निकलती हुई नजर आती है। क्रेम से देखेंगे तो 14% का रेवेन्यू यहाँ से निकलता हुआ नजर आता है। और दोस्तों ये जो कंपनी है 21 कंट्री में अपना जो माल है उसको सप्लाई करती है। जो इनका बिजनेस है वो 21 कंट्री में फैला हुआ है। और दोस्तों बड़े बड़े कंट्रीज है जैसे इटली, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे क्लाइंट, ये सारे देश जो है, कंट्री जो है, वो दोस्तों वहाँ पर इनके क्लाइंट हैं। तो ये एक अच्छी बात कंपनी के लिए ज़रूर बन जाती है। एक्सपोर्ट सेल्स देखेंगे तो 40% का 2024 में हुआ है, जो कि कंपनी को काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। रेवेन्यू वाइज देखेंगे कि किस जगह से कितना, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू होता हुआ नजर आता है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इनका होता है दोस्तों वो फार्मा से होता है। फार्मा से देखेंगे, सेगमेंट से देखेंगे तो 51% का रेवेन्यू आता है। एग्रो से देखेंगे तो 27% का रेवेन्यू आता है। मटेरियल साइंस से देखेंगे तो 8% का रेवेन्यू आता है। कोटिंग से 5%, फोटोग्राफी से 4%, मल्टीपल से 3%, ऑयल एंड गैस से देखेंगे तो 1% का रेवेन्यू आता है। तो दोस्तों कंपनी छोटी है लेकिन काफी मजबूत इनका बिजनेस का जो मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। अगर इंडिया ग्रो करता है जिस तरीके से दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, फ्यूचर में काफी ब्राइट, मतलब फ्यूचर में काफी बड़ा बनने का पूरा दमखम इस कंपनी में नजर आता है। और दोस्तों इसमें भी देखेंगे जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है वो काफी यूनिक है और ये सेगमेंट काफी विशाल है। जो केमिकल सेक्टर होता है उसमें भी दोस्तों बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, लेकिन जो ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती हुई नजर आ रही है वो काफी स्ट्रांग है। और कंपनी दोस्तों अपना एक्सपेंशन भी करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे इनका जो साइड 3 है यहाँ पर इनका एक्सपेंशन का काम चलता हुआ नजर आ रहा है। ये Q4 2005 तक दोस्तों, तो मतलब 25 तक ये कंपनी यहाँ से इनका जो कारोबार है ये होता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में इस कंपनी को भी काफी बड़ा फायदा यहाँ से भी मतलब इनका रेवेन्यू में दिखता हुआ नजर आ सकता है। वहीं पर देखेंगे साइड 5 जो है यहाँ पर भी इनका एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे Q4 26 से देखेंगे तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये कंपनी कारोबार करती हुई नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी इनका जो एक्सपेंशन होता हुआ नजर आ रहा है ये Q4 FY26 से इनका वर्किंग हो जाएगा। तो दोस्तों कंपनी छोटी है लेकिन काफ़ी तगड़ी कंपनी, काफ़ी स्ट्रांग कंपनी, काफ़ी मजबूत कंपनी है। जिस तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है वो काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। और कंपनी के पास बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट हैं। कंपनी के पास काफ़ी शानदार कैश भी होल्ड करती हुई नज़र आ रही है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों ज़रूर बन जाती है। और खास करके जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और इंडिया जैसे कंट्री में दोस्तों जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, अगर ये पूरी इंडिया में अगर ये कंपनी फैलती है तो फ्यूचर में काफी बड़ा बनने का दमखम इस कंपनी में जरूर नजर आता है। वहीं पर मार्केट क्लाइंट देखेंगे तो दोस्तों जैसे देखेंगे फार्मा में देखेंगे डिवीज लेबोरेटरीज हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया। एग्रो केमिकल्स में देखेंगे अडामा, डेक्कन फाइन केमिकल्स। तो आप देख सकते हैं कई सारे सेगमेंट में ये कंपनी फैली हुई नजर आती है। आप देखेंगे तो कई सारे सेगमेंट है जिसमें ये कंपनी काम कर रही है और काफी जबरदस्त ढंग से कंपनी काम कर रही है। वहीं पर प्रोस की बात करेंगे तो दोस्तों इनका जो बिजनेस है स्ट्रॉन्ग R&D फोकस है। ये कंपनी ऐसा नहीं कोई भी आएगा और वो उसमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इनका जो R&D है उसमें काफी फोकस्ड है, ये कंपनी करती मतलब काफी फोकस्ड है अपने R&D पर।
और ये कंपनी दोस्तों जो बनाती है वो स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जिसमें ये अपना मजबूती के साथ इसी सेगमेंट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो सेगमेंट है ये दोस्तों काफ़ी हाई एंट्री बैरियर्स है, यानी कि कोई भी आकर कल के दिन आएगा और इस सेगमेंट में काम करता हुआ नजर आ जाएगा तो ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज दोस्तों ये काफ़ी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस होता है। वहीं पर लिमिटेड कंपटीशन इंडिया में देखेंगे तो कंपटीशन तो हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी लिमिटेड कंपटीशन इस कंपनी के पास है इंडिया में। तो ये एक अच्छी बात कंपनी के लिए ज़रूर बन जाता है। वहीं पर लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट विद ग्लोबल क्लाइंट, यानी कि जो उनके ग्लोबल क्लाइंट है उनके साथ ऐसा नहीं कि एक बार कॉन्टेक्ट किया और माल बनाकर इनको दे दिया, ऐसा नहीं है। इनका जो रहता है वो सालों साल के लिए दोस्तों कॉन्टेक्ट करके रखते हैं और बनाते हैं, उनको देते हैं, बनाते हैं, उनको देते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म का इनका जो कॉन्टेक्ट होता है वो होता है। और ये जो बिजनेस है ये काफ़ी स्केलेबल है, आप देखेंगे तो दोस्तों ये बिजनेस काफ़ी स्केलेबल है और मार्जिन भी फ्यूचर में बढ़ता हुआ और भी नज़र आ सकता है। तो ये भी एक प्रोज की बात ज़रूर बन जाती है। अब कॉन्स को देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़रूरी है। तो देखेंगे इनके पास जो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट है उस पर काफ़ी ज़्यादा इनकी डिपेंडेंसी है। ग्लोबल जो ये केमिकल सेक्टर होता है ग्लोबल का, तो दोस्तों ये काफ़ी साइकिलिक, मतलब साइकिलिक होता है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि रिस्क का फैक्टर ये है कि इस सेक्टर में कुछ होता है तो फ्यूचर में मतलब कि ये कंपनी ग्रोथ में इनका रुकावट आ सकता है। और ग्रोथ में रुकावट कैसा आ सकता है दोस्तों, अभी देखेंगे तो ये जो सेक्टर है ये कई सालों से, 2-4 सालों से दोस्तों इसमें देखेंगे तो रुकावट ही है। रशिया यूक्रेन हुआ, अभी तो जब वो रशिया यूक्रेन हुआ उसके बाद ये सेक्टर धरातल पर गया। उसके बाद दोस्तों जब ये ट्रंप आ गया, ट्रंप ने तो पूरा मार्केट ही को ही गिरा कर रख दिया है। तो ये सारे दोस्तों कॉन्स की बात जरूर बन जाते हैं कंपनी के लिए। ये चीज़ आपको पढ़ना होगा, ये चीज़ आपको समझना होगा कि कंपनी इंटरेस्टिंग है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है, काफ़ी दमदार ढंग से कंपनी कारोबार करती हुई नजर आ रही है। और इंडिया में ये इकलौती कंपनी है जिस केमिकल में ये कंपनी अपना महारत हासिल करती हुई नजर आई है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा। कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों एथर इंडस्ट्रीज है। छोटी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिविल एडवाइजर। कुछ भी हासिल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।